स्टूडेंट्स, अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के जो वीडियो में हम ICSE क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 10 हमने पिछले 3 वीडियोस में किया है। आज हम उसकी NCERT बुक की बैक वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करें, राइट। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही जो इसको एक्सप्लेन किया है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वो प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, राइट। और जब हम जो दूरी है इसका, जैसे कि पहले हमने एक्सप्लेन किया था, बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, F is directly proportional to 1 upon r square, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द ग्रेविटेशनल force is gravitational force between two objects is directly proportional to square of the distance between them. So students, जब हम इस डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, राइट। नाउ ही हैज आस्क्ड if we half the distance, then what would we happen? So this F is equal to 1 upon r square, F is directly proportional to F r upon 2 square, right. So now if we want to remove this proportional signs, we will put a constant, that is k upon r, that is k. So this would become k multiplied 1 upon r square. So here we will also equal to k upon r, r को हमने हाफ कर दिया डिस्टेंस को, so this would become k upon r square upon 4,
right? So, or this would become 4k upon r square equal to 4f. So if we half the distance, the force becomes 4 times. Half the distance between two objects, then force becomes 4 times, right? This is your answer, right, students? Now move on to the next question. Next question is, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? So solution here or answer here is also simple. You know, by Newton's second law. तो न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इंटू इक्वल टू ma. So therefore ratio therefore a equal to a would come as F upon m, right? This F upon m is acceleration, which is force upon mass is acceleration. Therefore it is the same for all falling objects. जब ये सभी चीज़ों के लिए समान हो गई तो क्या होगा? Therefore heavy objects will not fall faster than the light objects. Therefore heavy object will not fall faster than a light object. This would be your answer, right, students? Now question number 3. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? Mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg and radius of earth is 6.4 into 10 raised to power 6 meter. Here mass of earth is given. Mass of earth we say capital M. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने अर्थ के मास को कैपिटल M रखा, तो यहाँ पे ये बन गया 10 raised to power 24 kg. अब इसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, ये हम स्मॉल m मान लेंगे, ये इन्होंने दिया हुआ है 1 kg एंड मास ऑफ दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ वो हम कैपिटल R लेते हैं, वो दिया है 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁶ मीटर। अब इन चीज़ों से हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड फोर्स निकालना है, ठीक है। तो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स F, ये हमने पता है कि कांस्टेंट G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटा आर स्क्वायर, जो भी उसकी डिस्टेंस, राइट। G की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या ली थी पीछे, तो दिस वाज 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें दी हैं इनको हमने सॉल्व कर देना है। 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24 अपॉन 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻6 होल स्क्वायर इंटू 1 ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, राइट। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन। इफ देयर इज स्पेस, एक मिनट, नहीं स्पेस नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम अगर यहीं पे सॉल्व करें, सो इसके बाद ये कैसे आया 9.8 तो हमने निकाल दिया है। तो आपको मैं थोड़ा समझा दूं कि ये कैसे अराइव किया हमने। तो ये देखो आप 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24। अब ये सारे के बटा है, तो ये बन गया 6.4 मल्टीप्लाइड 6.4 मल्टीप्लाइड, ये 10 की पावर 6 है, तो 6 6 जा 36 हो गया 10⁻36, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, इसको अब जो 10 की उसमें पावरें दी हैं उसको प्लस माइनस कर देना बस आपने। ये बन गया 6.67 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड, अब ये 10⁻24 है, ये माइनस का 11, कितने बचे 24 माइनस 11 13, तो 10⁻13 यहाँ पे आ गया, और ये जो 36 है ऊपर जाकर माइनस हो गया 10⁻36, राइट। तो अपॉन ये आपने वही कर देना 6.4 मल्टीप्लाइड 6, तो ऊपर क्या बन गया ये पावरें 6.67 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 10⁻, अब ये -36, ये है 13 प्लस का, तो कितना बचा -23, तो यहाँ पे आ गया 6.4 मल्टीप्लाइड 6.4। तो आप देखोगे यहाँ 6.6 6 जा 36, 6 जा 36, थोड़ा पॉइंट वगैरह का डिफरेंस आएगा, तो ये आपका जो आ जाएगा 9.8 न्यूटन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें पता है। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो
क्या जिस फोर्स के साथ मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, क्या अर्थ भी उसी फोर्स के बराबर करती है या उससे कम करती है या सेम है। ठीक है, तो इसका हमें, जैसे हमने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद सेम फोर्स, बिकॉज हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स पेयर्स ऑफ फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो फोर्स हमेशा इक्वल होगा पर वो डायरेक्शन उसकी ऐसी रहेगी, अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। अब उसके बाद इफ द क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। कि अगर चंद्रमा अर्थ को, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि चंद्रमा अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं चली जाती, क्यों नहीं जाती। क्यों इसलिए नहीं खिसक जाती क्योंकि बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज मोर देन द मून। तो इसलिए चंद्रमा उसको अपनी तरफ खिसका नहीं पाता, क्योंकि एक्सीलरेशन जो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो नेग्लिजिबल है, उसकी मात्रा नगण्य है, बिल्कुल कम है। सो ये अननोटिस चली जाती है कि चंद्रमा धरती को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और ऐसा दिखाई भी नहीं देता, इट डज नॉट सीम टू मूव टुवर्ड्स द मून, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? ये हमने पहले भी देखा है, distance between doubled and tripled, a mass of both objects are doubled। तो पहले उसने क्या कहा कि what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled। तो हमें पता है कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m इंटू एम। देयरफॉर मास ऑफ, जब हम उसके मास को डबल कर देंगे तो फोर्स भी है वो भी डबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद वो कह रहा है कि सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब जब हम डिस्टेंस को, अब हमें पता है कि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ, अभी पीछे करके हम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। जब हम उस डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स जो है 1/4 गुना, और जब हम डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये ट्रिपल करेंगे, ट्रिपल का स्क्वायर 3 3 जा 9, 1/9, ये 1/9 जो है बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है कि मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब हमने पहले किया एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया, अब कह रहे हैं दोनों का डबल कर दो। हमें पता है प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब दोनों के, जब पहले हमने किया तो फोर्स डबल हो गया, अब जब हम दोनों को डबल कर देंगे तो बिकम, फोर्स विल बिकम 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने मेरे ख्याल फर्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया था, आप उस पर देख लीजिए, इन वीडियोस को अलग से बताई थी हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो जो इसकी वैल्यू है वो रहेगी 10 मीटर्स सेकेंड माइनस 2। Now, what do we call the gravitational force? Gravitational force है ये between the earth and, और जब एक अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो वेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। पोल्स पे वो कुछ सोना खरीदता है और उसी सोने को वो जाके अपने दोस्त को इक्वेटर पे जाके डिलीवर कर देता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट, के क्या उसका दोस्त अमित का राजी होगा उसके वेट के लिए कि जो उसने वहाँ पे खरीदा था वही यहाँ पे है। इफ़ नॉट वाई, तो यहाँ पे एक हमें हिंट दिया गया है, द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द
इक्वेटर, राइट। तो ये इसी हिंट के ऊपर चलते हुए हम अपना जो आंसर इसका ढूंढेंगे। तो जो सबसे पहली बात, क्या वो संतुष्ट होगा, एग्री करेगा, उससे नहीं करेगा। द फ्रेंड एट इक्वेटर विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, वो तो होना ही था, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी, जो एसिलेशन ग्रेविटी की वैल्यू है, वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। तो इसका फ़र्क क्या हुआ, क्योंकि जो वेट किसी भी चीज़ का, किसी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का वेट है, वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेशन का, अभी हमने बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम वेट कहेंगे, वेट भी कह देते हैं। तो जो F इजिक्वल टू एम में होता है, तो इसलिए वेट भी हो गया W इज इक्वल टू एम, मास इंटू एसिलेशन, ठीक है। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एंड जब जैसे आपको पता है कि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी और जो है पोल्स पे कम होगी। इसकी वैल्यू जो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी वो पोल्स पे कम होगी। तो यानी क्या हुआ फिर, जो इसका असर ये होगा कि जो उसने गोल्ड का पीस लिया था उसका वेट इक्वेटर पे कम होगा और पोल्स पे ज़्यादा होगा, राइट। तो यानी उसने पोल्स पे ज़्यादा लिया और इक्वेटर पे आते आते वो कम हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 11वां, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पेपर और बॉल को गिराएंगे तो पेपर जो स्लो गिरेगा वो तो हमें पता ही है। तो इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, क्योंकि जो फॉल हो रही है, जो गिराए हैं हम दोनों चीज़ों को एयर में गिरा रहे हैं, हवा में, तो एयर जो है रजिस्ट करेगी उसको ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अपना फ्रिक्शन भी लगेगा, उसको रजिस्ट करेगी वो। एज द सरफेस एरिया ऑफ पेपर जो है उसका सरफेस एरिया लार्ज एज कंपेयर टू इस मास उसका कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ये जो है ज़्यादा रजिस्ट, क्योंकि ज़्यादा हवा के संपर्क में आएगा तो ये ज़्यादा रजिस्टेंस जो है एयर की महसूस करेगा, तो इसलिए धीरे धीरे नीचे गिरेगा। और जबकि जो बॉल है वो छोटी है, सरफेस एरिया कम है और हैवी है, तो इसलिए ये जो है हवा की रेजिस्टेंस जो है कम फेस करेगी, ठीक है। इसी वजह से जो है ये ज़्यादा फास्टर स्पीड पे गिरेगी और जो हवा चलती है वो पेपर को दोनों साइड से अफेक्ट करेगी, जबकि बॉल को वो एक साइड से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये हमें पता ही है कि 1/6 गुना होता है चंद्रमा पे, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अब इसको जो 10 किलो की एक ऑब्जेक्ट होगी उसका न्यूटन्स में हमने वेट बताना है, चंद्रमा पे भी और अर्थ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, तो हमने पता है, पीछे हमने लिया था जी ई वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर सेकेंड -2, ये हमें पता है। और वैल्यू ऑफ जी ऑन मून ये भी हमें पता है, कितनी है, जितना जी अर्थ का जी ई है उसका 6 गुना,
तो ये बन गया 9.8/6 मीटर सेकेंड -2। सो अब हमें पता है कि उसने दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, ये हमें उसने दिया है। ठीक है, 10 kg। इसका अब हमने अर्थ पे भी बताना है और मून पे। देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो क्या हो जाएगा फिर, 10 किलो दे रखा है इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या बन जाएगा, m इंटू जी ई, राइट। तो अर्थ पे जितनी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास है जिसका 10 किलो दे रखा है उसने 9.8, तो ये कितना बन गया, इक्वल टू, ये केजी में है, ये 9.8 मीटर सेकेंड में, तो ये बन गया, डेसिमल हट गया तो रह गया 98 kg मीटर सेकेंड -2। अब इस मीटर सेकेंड माइनस की जगह हम सारे की जगह किलोग्राम मीटर सेकेंड की जगह लिख सकते हैं 98 न्यूटन। तो ये अर्थ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ जो हम गलत लिखे हैं वो है ये वेट, देयरफॉर वेट, राइट स्टूडेंट्स। सो उसके बाद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे कितना हो गया अब, सो बन गया m इंटू जी एम, जो तो ये कितना हो गया 10 kg मल्टीप्लाइड 9.8। अब ये कितना रह जाएगा, जितना अर्थ पे है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका 6 गुना ms-2, तो ये बन गया कितना 98, ये डेसिमल से ये कट गया तो ये बन गया 98/6 न्यूटन। ये बन गया अप्रोक्सीमेटली 16 6 96, 16 2 बचा, 16 1 16 4 बचा, 16 दूनी 32 8 बचा 16, ऐसे करते करते ये लगभग आ जाएगा 16.3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये था 10 किलो की एक चीज़ का पृथ्वी पे भार रहेगा 98 न्यूटन और चंद्रमा पे रहेगा 16.3 न्यूटन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जो 13वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 49 meters second -1, calculate the maximum height to which it rises and the total time जो it takes to return to the surface of the earth। के एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है 49 मीटर सेकेंड -1, जब वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और जो टाइम लेगी वो धरती पे वापस आने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे हम पहले सॉल्यूशन। तो क्या है, तो उसने कहा है 49 मीटर सेकेंड -1, तो ये क्या होगी कि स्पीड से फेंकेंगे उसको ऊपर की तरफ। तो
इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑफ बॉल u ये किसके बराबर हो जाएगी, ये दे रखी है उसने 49 मीटर से, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, जब वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v इक्वल टू, जब फाइनल पे पहुंच के वो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसे वापस होना है उसने। तो g कितना हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अब मैं बताया था मैंने कि जब नीचे से ऊपर की लगे तो माइनस में हो जाएगा 9.8 मीटर सेकेंड -2। फोर्स जो है नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो माइनस में चलेगी। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम हाइट h वी हैव टू फाइंड आउट, और दूसरा क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट, वीडियोस में बताया था टाइम ऑफ असेंट, ये हमने निकालना। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन से जब हमने बनाया था v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल टू 2gh, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देयरफॉर v स्केयर की v क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, u स्केयर क्या है 49 का स्केयर, और ऐसे ही 2gh तो मल्टीप्लाइड -9.8 मल्टीप्लाइड h। एक मिनट मेरे को और थोड़ा स्पेस देखने दें, आगे है कि नहीं है, स्पेस कमी हुई है, तो चलो यहीं पे करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने h की वैल्यू निकाल लेनी है। देयरफॉर h क्या बनेगा, वो हमारा h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, तो ये बन गया 49 इंटू 49 बटा, ये इसके नीचे आ गया इधर 2 इंटू 9.8, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये सॉल्व करने के बाद लगभग 122.5 मीटर आ गया। ये हमारा पहला आंसर, जो मैक्सिमम हाइट जो h निकालनी थी वो ये आ गया, राइट स्टूडेंट्स। अब चलेंगे हम इसके दूसरे पार्ट के लिए, के टाइम ऑफ असेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम, ये भी हमने पहले डिराइव किया है, वीडियो में देखा होगा आपने, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v हमें पता है 0 है, u कितनी आई 49, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगी -9.8 मल्टीप्लाइड टाइम हमने अब निकालना है। सो कितना बन गया, ये इधर आके प्लस का हो गया, तो ये बन गया -9.8 t इक्वल टू 49 कर देंगे इसको। (9.8 t इक्वल टू हो गया यहाँ पे 49, राइट। सॉरी, ये माइनस का जो है यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि ये इधर से इधर आया है ना, तो ये इसको हम प्लस है। तो दिस t जो है ये कितना बन जाएगा, t इक्वल टू 49 बटा 9.8, राइट। तो ये बन गया 49 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 98
49 बन जा 49 टू 98, यहाँ पे 2। तो ये टाइम आ गया यहाँ पे हमारा 5 सेकेंड, राइट। पर अब जो एक्चुअल टाइम जो रहेगा, इसका टाइम जो आने का है, जो जाने का, टोटल टाइम पूछा है ना उसने, रिटर्न। तो 5 सेकेंड वो ऊपर जाने में लगाएगी, तो 5 सेकेंड नीचे आने में आएगी। देयरफॉर टोटल टाइम will equal to 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, इट विल बिकम 10 सेकेंड। आने जाने में जो उसे 10 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 14th। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate the final velocity just before touching the ground. So ये भी यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते तो सारी चीज़ इजी हो जाती। तो उन्होंने ऊपर से छोड़ा, तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u0, वेलोसिटी u इक्वल टू 0। हाइट ऑफ टावर कितनी है? टावर इज 19.6 मीटर, ये हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी v हमने ये निकालनी। अब हमें ये पता चला कि हमने निकालनी क्या है, v, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आया तो g जो है यहाँ पे क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे g जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मीटर सेकेंड -1। देयरफॉर फ्रॉम what v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल टू 2gh। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज लगा देंगे। v स्केयर की वैल्यू हमें पता नहीं, u स्केयर हमें पता है 0 है। 2gh 2 इंटू 9.8 मीटर सेकेंड -2 मल्टीप्लाइड 19.6 जो है मीटर, उसने हाइट दे ही रखी है। तो देयरफॉर v स्केयर इज इक्वल टू, सो यहाँ पे देखिए 9.8, ये भी 19.6 हो गया, 19.6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 19.6 दो बार ही आ गया, 19.6 का स्केयर हो गया यहाँ पे, राइट। तो अब ये स्केयर से स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पे v जो है हमें मिल गया 19.6 मीटर सेकेंड -1, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। अब इसमें देखने में जगह है कि नहीं मेरे पास, कि मेरे को यहीं पे सॉल्व करना है। यस, जगह है। तो देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि अ स्टोन, एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, टेकिंग जी की वैल्यू इतनी। तो जी की वैल्यू 10 मीटर -2 लेते हुए क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड by the stone and what is the displacement and the total distance covered by the stone। तो यहाँ पे ध्यान से करना इसको। u हमें पता है कितना, इनिशियल वेलोसिटी इसने बोला ही है 40 मीटर सेकेंड -1। g जो इसने दिया है वो कितना है, अब देखो उसने दिया है 10,
क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये माइनस अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। नीचे से ऊपर की तरफ जब लगेगा तो जी की वैल्यू माइनस में चली जाएगी। -2 हाइट। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो यहाँ पे एच मैक्सिमम लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या फाइंड करना, ये फाइंड करना। तो यहाँ पे जो v है वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के वो वापस करेगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये लगा देंगे हम। तो h मैक्सिमम क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, h की क्या हम h मैक्सिमम लिख लेंगे। तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। h इधर आ गया क्योंकि h हमने फाइंड करना था तो ये इधर आ गया। बस अब बचा क्या है, वैल्यू से लगाओ। v 0 माइनस u कितना है 40 का स्क्वायर और 2 और g की वैल्यू -10, राइट। तो ये कितना बन गया -1600, 40 या, और ये -20 माइनस कट 0 से 0 कट गया, 82 या 160, यहाँ पे 80 आ गया। तो ये सारा क्या आ गया निकाल के 80 मीटर, राइट। तो अब देखो वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी वो 80 मीटर ऊपर गया। अब ये आधी डिस्टेंस आई है ना, तो 80 मीटर ऊपर गया और 80 मीटर जो है वो नीचे आया। तो ये टोटल जो दूरी उसने कवर की ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में 160 मीटर। अब वो कह रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। टोटल डिस्टेंस तो ये आ गई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट in upward direction is equal to displacement in downward direction। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, राइट। तो डिस्टेंस होगी 160 मीटर, डिस्प्लेसमेंट होगी 0। अब चलेंगे हम नेक्स्ट उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ दिस एंड सन दिस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज 1.5 मल्टीप्लाइड 2। तो स्टूडेंट्स ये जो है इजी है, ये आपके लिए जो होमवर्क है आपने ये करना है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसको पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें फार्मूला वही लगना है F इक्वल टू जी m1 m2 या mm अपॉन डी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसको घर पे करिए, अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17
ये थोड़ा टिपिकल है, ये आपको बता देते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोडक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। एक को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और एक को नीचे से ऊपर, ठीक है, upwards from the ground with a velocity of 25 meter second minus calculate when and where the two stones will meet। अब देखो बच्चों, अगर इसको हम एक सही तरीके से समझें कि ये है ये एक टावर है, राइट, ये एक टावर है और ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप। पहले जो गिरने वाला उसका कर लें। सो फॉर the falling stone u इनिशियल वेलोसिटी जो है, क्योंकि ऊपर से गिरा रहे हैं, वो 0 रहेगी। और फॉर चलो इसको फॉलिंग स्टोन को हम कर लेते हैं फर्स्ट स्टोन, जो इसको हम बना देंगे फॉर द फर्स्ट स्टोन। फॉलिंग स्टोन हो गया u इक्वल टू 0। अब ऐसे ही फॉर द सेकंड स्टोन, इसकी मान लो हम u डैश मान लेते हैं। u डैश इक्वल टू कितनी कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर सेकंड माइनस 1, राइट स्टूडेंट्स। अब उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल बी स्टोन विल मेट। तो मान लो ये दोनों स्टोन्स यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, मीट, इसको याद के लिए लिख लेते हैं। तो अब हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 100 है। तो यहाँ पे लिखने पहले जो हमने माना है, लेट द टू स्टोन्स meet at point P and a height x from the ground। कि मान लो इस जगह जहाँ ये मिले, ये जो हाइट ग्राउंड से कितनी है, ये हमने x मानी, राइट। अब वो ऊपर वाला तो आ रहा है u इक्वल टू 0 से, नीचे वाला जा रहा है जो u डैश, ठीक है। तो ये टोटल 100 है, ये हमें पता है कि टोटल 100 है। टोटल हाइट कितनी है, 100। तो यहाँ तक x है, तो ये यहाँ से लेके इतनी, ये कितनी हो गई, मान लो इसको आपने दे दिया, यहाँ पे लगा लो a, ये लगा लो b, तो ये बन गया 100 माइनस x, राइट स्टूडेंट्स। तो अब ये सिंपल हो गया आपके लिए। पॉइंट x from the ground at height x and after टाइम t के बाद वो मिलते हैं, ठीक है।
So therefore downward distance जो traveled by the, क्योंकि डाउनवर्ड कौन सा स्टोन आ रहा है, फर्स्ट स्टोन इन टी सेकेंड, वो टी सेकेंड में जितनी डाउनवर्ड डिस्टेंस हो जाएगी वे हमने निकाल ही लिया ऊपर 100 माइनस एक्स मीटर, राइट। सो देयरफॉर अपवर्ड, अब जैसे ही ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर गया, अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड स्टोन इन टी सेकंड, क्योंकि वो टी सेकंड के बाद मिल रहे हैं। सो इसने दूरी तय की एक्स मीटर। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो जी जो है क्या रहेगा यहाँ पर, जी इक्वल टू 9 जब कुछ ना दिया तो 9.8 माननी है हमने। इसकी वैल्यू अगर दी है तो वो बात अलग है, मीटर सेकेंड माइनस 2। सो देयरफॉर फ्रॉम, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट। और तो h की जगह हम पे क्या लिख देंगे फिर हम 100 माइनस एक्स, देयरफॉर यहाँ पे यहाँ पे आ गया 100 माइनस तो यहाँ पे हमने कर देना है इसको 100 माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1/2 9.8 मल्टीप्लाइड टी स्क्वेयर, राइट। तो ये कट गया इससे, तो यहाँ पे आ गया 4.9। तो ये बच्चों अब बन गया हमारा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली 100 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई फॉर स्टोन गोइंग डाउन, फॉर फर्स्ट स्टोन, यहाँ पे जो अब हम लिखेंगे, एक मिनट में देखिए चेक करूँ इसका स्पेस है थोड़ा है, चलो चल जाएगा काम। तो उसके बाद फॉर सेकंड स्टोन यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे मैं करूँगा, इसको ध्यान से करना अपने। फॉर सेकंड स्टोन x इज इक्वल टू 25t, यू टी लगाना है इसमें, 25 है वहाँ पे, माइनस हाफ मल्टीप्लाइड 9.8 टी स्क्वेयर, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 4.9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन आई थी इसको हमने देना है 1 नंबर, इसको देना है 2 नंबर, जो ये आई, राइट। तो बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इसको कंपेयर कर देंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका 100 x कट गया, इसका x और x कट गया, तो ये रह गया हमारे पास 100 माइनस 4.9 टी स्केयर इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्केयर। तो ये इधर ये एक माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो ये कितना रह गया 25t इक्वल टू 100, t इक्वल टू आ गया 100/25 इक्वल टू 4 सेकेंड। राइट, अब इस 4 सेकेंड से हम किसी एक इक्वेशन में वैल्यू लगा देंगे तो हमें आ जाएगा कितना, ये तो आ गया कितने टाइम के बाद। अब कितनी दूरी, वेयर, कब मिलेंगे वो निकालना है हमने। पुट टी इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये बन गया x इक्वल टू 100 माइनस 4.9 मल्टीप्लाइड 4। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 100 माइनस 4.9 टी स्केयर, तो ये t की जगह हमने 4 स्केयर लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वल टू 100 माइनस 4.9 मल्टीप्लाइड 60। राइट, तो ये करके आ गया हमारे पास 16, 100 माइनस 78.4 इक्वल टू 21.6 मिनट। तो क्या होगा वो, दे विल मीट at 21.6 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। वो 21.6 मीटर की दूरी पर 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको सॉल्व करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल को कोई बंदा ऊपर फेंकता है तो उसके पास वो 6 सेकेंड के बाद वापस आ जाती है। तो जो वेलोसिटी जिसके साथ फेंकेगी वो निकालना है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक पहुँची, और 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी वो निकाल। 3 पॉइंट हो गए इसके। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं स्पेस देख लूँ फिर उस हिसाब से चलेंगे। तो क्या कह रहा है, स्पेस काफ़ी है हमारे पास, आराम से कर सकते हैं। तो देखें, इसका कलर चेंज करने थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हेयर जी जो है, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस में जाएगा, ये 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, ऊपर से नीचे जाने में कितना समय दिया उसने, 6 सेकेंड। टाइम ऑफ असेंट क्या दिया उसने, तो टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का, क्योंकि टोटल जो है 6 दिया है, तो ऊपर जाने में 3 सेकेंड लेगा, वो 3 आने का 3 जाने का है ना। तो देयरफॉर टाइम ऑफ असेंट ASCENT असेंट T इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमने U निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। U हमने निकालनी है, हाइट H ये भी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ऊपर जाके वो मुड़ेगा
तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 रहेगी इसकी। सो जो पहला पार्ट ए है तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस जी टी, ये हमने पहले भी किया है। v इक्वल टू 0 है, u हमें पता नहीं, ये निकालनी है हमने, -9.8 मीटर सेकेंड -2 t जो है 3, राइट। तो अब देखो जो ये माइनस है तो ये भी माइनस का दिया था ना हमने पहले यहाँ पे, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देयरफॉर u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, u इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड 3 बराबर है 8 3 24 9 3 27 प्लस 2 29.4 मीटर सेकेंड माइनस। ठीक है बच्चों। अब जो बी पार्ट है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, बाय h इज इक्वल टू, h निकालना है ना हमने, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें h जो है कितना दिया है ये h सॉरी u हमने निकाल लिया है, h तो निकालना है ना, तो h इक्वल टू u हमने ऊपर निकाला है 29.4 मल्टीप्लाइड समय 3 सेकेंड इक्वल टू प्लस हाफ। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 9.8 प्लस का और टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, 4 4 12 29 30 87 और एक 88.2 मीटर आ गया बच्चों। माइनस इसको करेंगे तो ये बन गया 4.9, 3 3 9 9 81 9 चौका 36 और 8 44, तो ये बन गया 44.1 मीटर। तो इसमें से माइनस करेंगे, आधा आधा रह गया ये, तो ये रह गया यहाँ पे 44.1 मीटर। तो ये h आ गया हमारा 44.1 मीटर। बस जब दो चीज़ें पता चल गई तो c जो है हमारा काम आसान होगा। c में पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद जो बॉल है वो लगभग आफ्टर 4 सेकंड ball would be at a place from the top after traveling a distance for 1 second, right? So let this covered distance, इसको हम जो है मान लेंगे b equal to x. Therefore from distance s ut plus half gt स्क्वायर। सो ये हमने x मानी है, x इक्वल टू 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9.8
एंड टाइम हमने 1 का स्केयर, ये आ गया 4.9, तो ये आ गई 4. दिस वुड कम 4.9 मीटर, राइट। देयरफॉर 1 सेकंड के बाद ऊपर हमने माना था x, तो ये क्या बन गया, आफ्टर 4 सेकंड द ऑब्जेक्ट will be at a distance of 4.9 मीटर फ्रॉम, ये टॉप से आ गई, टॉप, और टोटल डिस्टेंस में से जो हमने ऊपर निकाली थी, ये अगर टॉप वाली डिस्टेंस निकाल देंगे 9, तो ये कितना रह गया, इक्वल टू 39.2 फ्रॉम द बॉटम। टॉप की डिस्टेंस वो कवर करेगा 4.9 टॉप से, और बॉटम से करेगा 39.2। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18. सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. So let me change the color. So here solution, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? तो buoyant force आपको मैंने बताया ही था पिछले उसमें, तो इट विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ऊपर की दिशा में ये काम करेगा buoyant force, right. Now next is, why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? So जो है ये सेम एज कॉर्क, सो जो पानी के नीचे हम प्लास्टिक को ले जाकर छोड़ते हैं तो ऊपर क्यों आ जाता है, बिकॉज upthrust due to water is greater than the weight of the, because buoyant force of water is greater than the weight of the block, इसलिए वो उसको ऊपर की तरफ धकेल लेता है, सिंपल है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 centimeter cube. If density of water is 1 gram centimeter minus 3, what will the substance float or sink? तो किसी सब्सटेंस के 50 ग्राम का वॉल्यूम ये दिया हुआ है हमें, तो पानी की डेंसिटी ये है, तो बताएं कि जो सब्सटेंस है जिसका हमें वॉल्यूम दिया है वो तैरेगा या डूबेगा। तो सिंपल है, ये भी दोहराना नहीं, बेसिक जो आपको करवाया वो दिमाग में लेके आना। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना है, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो मास ऑफ द सब्सटेंस उसने दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 50 ग्राम। जो चीज़ दे रखी है वो लिख लो। डेंसिटी, इस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम इक्वल टू, ये कितना हो गया, मास कितना है 50
सॉरी, इसको आप डेसिमल मत समझ लेना। इसको मैं दोबारा लिखूँगा, कई बार हो जाता है। 50/20, तो ये लगभग 2.5 के बराबर आ गए। 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ये आ गया। सेंटीमीटर 3 यहाँ से आया, ग्राम यहाँ से आया वॉल्यूम से, तो ये बन गया। तो अब बट डेंसिटी ऑफ वाटर उसने दिया हमें इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब जो है सबस्टांस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई है, तो सबस्टांस जो है सिंक करेगा। अगर ये कम होती तो वो तैरता। बिकॉज डेंसिटी ऑफ सबस्टांस जो हमने फाइंड की है, दैट इज 2 ग्राम सेंटीमीटर 3 is more than water, that is 1 gram centimeter minus 3. Therefore it will sink in water. Right, students? So this was your question number 21. Now we move on to the last question. So what would be its solution? ये कह रहा है कि the volume of 500 ग्राम sealed packet is इतना, will the packet float or sink in water if density of water is इतना, what will be the mass of the water displaced by this? इसमें एक चीज़ आ गई है। ये अब वैसे तो बाकी सारा ऊपर की तरह, अब ये मास निकालना है हमें, ठीक है। तो therefore mass of packet m, ये दे रखा है हमें 500 ग्राम, राइट। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना होगा v, ये भी दे रखा है 350 सेंटीमीटर 3। सो देयरफॉर डेंसिटी अभी आपको पीछे निकाल के दिखाई है, अब आप इजीली निकाल सकते हो। मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, मास कितना है 500 बटा 350, 350, तो ये कितनी आ गई, 0 से 0 कट गई, 5 10 पे चला गया, 5 7, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे 23, 7 या 21, बस 2 प्लेसेस तक बहुत है। ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, बट डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें दिया हुआ है, उसने कितना 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। सो अब क्या होगा, ये आप देख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट विल सिंक, बिकॉज डेंसिटी ऑफ पैकेट is more than that of water, therefore it will sink in water। एक जवाब ये हो गया। तो उसके बाद हमने मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये निकालना है। सो ये फार्मूला क्या रहेगा,
वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना उसने पानी डिस्प्लेस्ड किया है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। राइट स्टूडेंट्स। सो अब पानी का जो वॉल्यूम क्या रहेगा फिर इसमें, वो जो उसका जितना वॉल्यूम का पैकेट होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा वो। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट प्लस डेंसिटी ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड वाटर। तो कितने का है पैकेट? 350 वॉल्यूम है पैकेट का, सेंटीमीटर 3, और डेंसिटी कितनी है पानी की? 5। तो इसलिए कितना हटाएगा? 350 ग्राम। ये हमारा फाइनल जो है आंसर था। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए और बच्चों को भी करवाइए ताकि उनकी हेल्प कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी है। ठीक है, थैंक्स। ये हमारा पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, ताकि आपकी तैयारी हो सके। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक्स।